Hello and welcome to my channel. I am Dr. Vinita M. Chaudhary. Dear students, in previous video we studied about the philosophy of idealism. So we already know about it that it is a metaphysical or ontological theory with science of being, where idealists put their views on what is reality. तो हम इसके बारे में जानते हैं कि ये एक मेटाफिजिकल या ऑन्टोलॉजिकल सिद्धांत है जिसमें होने का यानी कि अस्तित्व का विज्ञान है, जहां आदर्शवादी वास्तविकता पर रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देश काल की परिस्थिति के साथ साथ परिवर्तन आना स्वाभाविक है। अतः कहा गया है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राचीन समय से अब तक कई परिवर्तन आए हैं। जैसे जैसे समय के बढ़ने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में कई परिवर्तन आए। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आए, उसी प्रकार शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों में भी परिवर्तन आया। शिक्षा के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी the general objectives of education which are as follows. Number 1, mental development, यानी कि शिक्षा के जो जनरल एम्स है, सामान्य उद्देश्य हैं, वो पहला है मेंटल डेवलपमेंट या बालक के मानसिक विकास से संबंधित सामान्य उद्देश्य। इसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस यानी कि धार्मिक सहिष्णुता का विकास, यानी कि प्रत्येक धर्म का आदर करने की भावना का बालकों के अंदर विकास करना। इसके अतिरिक्त वोकेशनल डेवलपमेंट, बालक के अंदर व्यावसायिक गुणों का विकास करना, बालक के अंदर डेमोक्रेटिक जो एजुकेशन है, लोकतंत्र की शिक्षा है, उसको डेवलप करना। पॉपुलेशन एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना, राष्ट्रीय मूल्यों की शिक्षा, नैतिक और चारित्रिक विकास करना और लीडरशिप की एजुकेशन देना। ये वो सामान्य उद्देश्य हैं जो किसी भी बालक को शिक्षा के समय या शिक्षा के दौरान दिए जाने चाहिए। इनको हम सबसे पहले देख लेते हैं। ये मानसिक विकास, शारीरिक, सांस्कृतिक विकास यानी बालक के अंदर ये सारे मूलभूत शिक्षा के उद्देश्य देकर हम उनका विकास कर सकते हैं। तो सबसे पहले जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन ये सारे हैं जिनका की शिक्षा के द्वारा बालकों में विकास किया जाता है। जब से मनुष्य ने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा, तब से उसे शिक्षा के उद्देश्य भी निर्धारित करने पड़े। बिना लक्ष्य या उद्देश्य के शिक्षा का कोई अर्थ नहीं होता। शिक्षा के उद्देश्य या उद्देश्यों का निर्माण वहां के समाज के आधार पर किया गया। जैसे जैसे समय बदला, शिक्षा के क्षेत्र में और उसके उद्देश्यों में भी परिवर्तन आते रहे। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है और बालक और देश के विकास और समय की मांग के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट उद्देश्यों की आवश्यकता पड़ती है। यानी पहले हमने देखा शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या हैं, अब हम देखेंगे कि शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं। और ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं कि जब बालक और देश के विकास और समय की मांग के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिन उद्देश्यों की हमें आवश्यकता पड़ती है, उनको हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। इन दिस वे, एज न्यू आइडियोलॉजीज वर इंट्रोड्यूस्ड, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन चेंज्ड बेस्ड ऑन देम। तो आज क्योंकि हम आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बात कर रहे हैं, आदर्शवाद के साथ शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले है आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य को हम पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहला है कि व्यक्ति का चरम उत्कर्ष एवं आत्मानुभूति यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन
आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। उसे उसकी योग्य ऊंचाइयों तक पहुंचाना शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। इसी का व्यक्तित्व का चरम उत्कर्ष इसी को कहा जाता है। मनुष्य एक ऐसी योनि है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्त शक्तियों और क्षमताओं का पूर्ण रूप से विकास कर सकता है। ये एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और पारिवारिक वातावरण में रहते हुए अपनी आत्मिक शक्ति को विकसित करके पूर्णता की ओर पहुंच सकता है। इसी को प्लेटो ने आत्मानुभूति कहा है। इस कार्य में शिक्षा ही उसकी सहायता कर सकती है। तो द एम्स ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन, नंबर 1, सेल्फ रियलाइजेशन। द एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, अपने को जानना। दूसरा एम एट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास। फिर आदर्शवादी शिक्षा का एक और उद्देश्य है डेवलपमेंट ऑफ मॉरल सेंस, नैतिक बोध का विकास। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव पावर, रचनात्मक शक्ति का विकास। डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट मैन, संपूर्ण मनुष्य का विकास। प्रिजर्वेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट, यानी सांस्कृतिक पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। इसके साथ साथ रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्य, सौंदर्य और अच्छाई का बोध। जैसे कि हमने आदर्शवादी दर्शन में पढ़ा था, सत्यम शिवम सुंदरम का बोध करना। इसके अतिरिक्त thus the main objectives of idealistic education are to develop the child spirituality, बालक का आध्यात्मिक विकास करना, to develop सत्यम शिवम सुंदरम का विकास करना, to protect, develop and transfer कल्चरल प्रॉपर्टी, सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, विकास और हस्तांतरण करना, और इसके साथ साथ बालक की बुद्धि तथा विवेक का विकास करना। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, यानी आदर्शवादी शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। करिकुलम ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन, आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। तो सबसे पहले The emphasis is on ethics and study of humanities. नैतिक और मानविकी के अध्ययनों पर जोर दिया गया। Based on spiritual, moral and intellectual values. Important subjects are religion, ethics, art, language, literature, music, philosophy, history, etc. यानी आदर्शवादी शिक्षा में जो पाठ्यक्रम है वो नैतिक पाठ्यक्रम है, आध्यात्मिक पाठ्यक्रम है और बौद्धिक पाठ्यक्रम है। इसलिए यहाँ पर नैतिकता के विषयों को, कला को, भाषा को, साहित्य को, संगीत को, इतिहास को, दर्शन को, इन सब को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बल दिया। Important subjects are religion, ethics, art, language. इसलिए in this the idealists believe that such subjects should be included in the curriculum, which can be lead to number 1, spiritual development of the person. For example, literature, history, art, music, etc. इसमें आदर्शवादियों का मानना था कि ऐसे विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए जो व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास कर सके। आध्यात्मिक विकास के लिए कला, साहित्य, नीति शास्त्र, दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान, संगीत, इन सब पर बल दिया गया। इन सब को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बल दिया गया। टू मीट द नीड्स ऑफ सोसाइटी, समाज की प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की आवश्यकता है और व्यक्ति को आत्मानुभूति तभी हो सकती है जब इन दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। अतः शारीरिक शिक्षा भी पाठ्यक्रम में होगी तथा प्राकृतिक वातावरण की जानकारी के लिए, यानी नेचुरल साइंस की जानकारी के लिए प्राकृतिक विज्ञान जैसे कि भौतिकी, रसायन, भूगोल,
भूमिति, खगोल, भूगर्भ विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, इन सब प्राकृतिक विज्ञानों को आदर्शवादी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। उच्च शिक्षा के लिए दर्शन और राजनीति शास्त्र को अनिवार्य माना गया। तो इस प्रकार आदर्शवादी शिक्षा के जो उद्देश्य थे उनको पूरा करने के लिए आदर्शवादी पाठ्यक्रम को उन उद्देश्यों के अनुसार ही बनाया गया। आदर्शवादी शिक्षा की शिक्षण पद्धति, टीचिंग मेथड्स ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन, advocating a lot of methods, not advocated a single method। जो आदर्शवादी थे वो बहुत सारी विधियों का जो है कहते थे कि बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, किसी एक विधि को वो विशेष महत्व नहीं देते थे। क्वेश्चनिंग, कन्वर्सेशन, डायलॉग, डिस्कशन, लेक्चर, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, प्लेवे मेथड, स्टोरी टेलिंग, एक्सरसाइज और प्रैक्टिस, आर्ग्यूमेंटेशन, बुक स्टडी एटसेट्रा, बहुत सारी विधियां उन्होंने प्रयोग की। आदर्शवाद किसी विशेष शिक्षण विधि पर विशेष बल नहीं देता था। उसके अनुसार यदि उद्देश्य स्पष्ट और निश्चित है तो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी रुचि, अपनी योग्यता और अपनी अभिव्यक्ति के अनुसार हम कोई भी पद्धति अपने आप खोज लेते हैं और एक उद्देश्य को प्राप्त करने के मार्ग अनेक हो सकते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न आदर्शवादियों ने अलग अलग विधियों का आश्रय लिया, जैसे कि क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, प्रश्नोत्तर विधि। सुकरात ने क्वेश्चन एंड आंसर मेथड का प्रयोग किया। उन्होंने मंडी और चौराहों पर जाकर महत्वपूर्ण विषयों पर वो प्रश्न करते थे और श्रोताओं से उत्तर मांगते थे। संवाद विधि, डायलॉग मेथड। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। उन्होंने प्रश्न विधि को वार्तालाप विधि में चेंज कर दिया और उसे तर्क का रूप दे दिया। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, आगमन निगमन विधि। प्लेटो और अरस्तु ने आगमन निगमन विधियों का भी प्रयोग किया। सरल से जटिल की ओर, डेकार्टे ने सरल से जटिल की ओर चलने में अपनी रुचि दिखाई। उनके अनुसार बालकों को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिखाना चाहिए। हीगल ने लॉजिकल मेथड यानी तर्क विधि को अपनाया। इस प्रकार से अलग अलग जो आदर्शवादी हैं वो अलग अलग अपने अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे थे। हर्बर्शियन 5 फॉर्मल स्टेप्स सिस्टम यानी हर्बर्ट ने पंचपदी प्रणाली का आश्रय लिया। प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन, अभ्यास एवं आवृत्ति। पेस्टोलॉजी ने इस विधि पर बल दिया। ही नेम्ड इट आंशवांग विधि, जिसको कि उन्होंने आंशवांग विधि भी कहा। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस और रिपीटिशन जो है वो आदर्शवादी शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विधि है। गाइडेंस मेथड, इसके अलावा कुछ और भी मेथड जो, क्योंकि आदर्शवादी में कई प्रकार की विधियों को यूज किया गया तो निर्देशन विधि को भी इन्होंने यूज किया। लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि को यूज किया। डिस्कशन मेथड, डिबेटिंग मेथड, ड्रामेटिक्स यानी नाटक विधि का अनुसरण किया। इमिटेशन का अनुकरण किया। स्टोरी टेलिंग को उन्होंने महत्व दिया और पत्र व्यवहार विधि को भी उन्होंने एक विधि के रूप में प्रयोग किया। इस प्रकार से जो आदर्शवादी थे उन्होंने विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए छात्रों को सिखाने का प्रयास किया। टीचर ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन, आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षक कैसा है? टीचर्स पोजीशन इज वेरी हाई। आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान बहुत ऊंचा है। शिक्षक के बिना शिक्षण प्रक्रिया का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो सकता। वो मानते थे इस बात को और कहते थे कि क्योंकि बालक पूर्ण नहीं है वह पूर्णता की ओर अग्रसर है।
The teacher guides, directs, suggests and control the situation. He is like a gardener whose function is to carefully tend the little plants under his disposition. शिक्षक उनका मार्गदर्शन करता है। शिक्षक आयु और अनुभव में श्रेष्ठ होता है और वह बालक को अनेक प्रकार की त्रुटियों और शक्ति के अपव्यय से बचा सकता है। इसके अतिरिक्त आदर्शवादी ये मानते थे कि शिक्षक छात्र को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। उसके व्यक्तित्व का छात्र पर प्रभाव पड़ता है, छात्र उसके आचरण का अनुसरण करते हैं। अतः शिक्षक को आचरण एवं आदर्श का उच्च स्तर स्थापित करना होता है। तो इस प्रकार से आदर्शवादियों ने शिक्षक को शिक्षा में बहुत ऊंचा स्थान दिया, उसको एक गाइड की तरह माना, उसको एक माली की तरह माना। अब डिसिप्लिन ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन, आदर्शवादी शिक्षा में अनुशासन। आदर्शवाद का नारा है अनुशासन, जबकि प्रकृतिवाद का नारा है स्वतंत्रता। असंयमित स्वतंत्रता की अनुमति आदर्शवाद में नहीं है। अनुशासन और स्वतंत्रता का सामंजस्य होना चाहिए ताकि वह मार्ग से भटक न जाए। निर्देशित और नियंत्रित स्वतंत्रता बालकों को विद्यालय में दी जाती है। आदर्शवादी शिक्षा में नैतिक विकास के लिए भी अनुशासन आवश्यक है। इसी कारण आदर्शवादी अनुशासन को प्रायः प्रभावात्मक अनुशासन या इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन की संज्ञा देते हैं। इसके अतिरिक्त सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन पर बल देता है आदर्शवाद। बालक आत्म अनुभूति के योग्य तभी होता है जब वह आत्म अनुशासित हो। तो इस प्रकार आदर्शवाद में शिक्षा में अनुशासन पर बल दिया गया और ये कहा गया कि बालक को स्वतंत्रता तो दी जाए लेकिन उस स्वतंत्रता पर कंट्रोल होना चाहिए। इसके बाद स्कूल ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन, आदर्शवादी शिक्षा में विद्यालय किस प्रकार के होने चाहिए या होते थे। इट इज द ओनली प्लेस फॉर रेगुलर एंड इफेक्टिव एजुकेशन। ये नियमित और प्रभावी शिक्षा के लिए एकमात्र स्थान है। स्कूल ही वो जगह है जहां पर कि शिक्षा को प्रभावात्मक रूप से और रेगुलर रूप से पढ़ाया सिखाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आदर्शवादियों ने कहा कि स्कूल इज अ प्लेस फॉर कैरिंग प्लेजेंट एंड जॉयफुल एक्टिविटीज। स्कूल वह स्थान है जहां पर कि सुखद और आनंदपूर्ण गतिविधियों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया। स्टूडेंट्स ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन, आदर्शवादी शिक्षा में छात्र किस प्रकार के होने चाहिए। आइडियलिज्म इज ट्रेडिशनल फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इन विच टीचर हैज सेंट्रल रोल हु हैज टू बी रोल मॉडल so that the students will accept his model to become good citizen. Students answer the asked questions, teacher provides the feedback and students improve themselves according to the teacher's feedback. इसलिए जो आदर्शवादी शिक्षा में छात्र हैं, आदर्शवाद के अनुसार वो अच्छे नागरिक बनना चाहिए, उनको सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए और छात्रों को स्वयं में बार बार सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। मेरिट्स ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन, आदर्शवादी शिक्षा में किस प्रकार के गुण थे। तो इनके जो गुण थे वो इस प्रकार थे। नंबर 1, एम्फेसाइज्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल कैरेक्टर, यानी सबसे पहले उन्होंने नैतिक चरित्र के विकास पर बल दिया। फिर उन्होंने कहा कि टीचर्स प्लेस इज हाई एंड रिस्पेक्टफुल, शिक्षकों को उचित स्थान दिया। दे अपोज्ड एग्रेसिव डिसिप्लिन, उन्होंने दमनकारी अनुशासन का विरोध किया। इस प्रकार आदर्शवादी शिक्षा के ये प्रमुख गुण हैं
जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा में गुणों के साथ साथ, शिक्षा हो या कोई भी दर्शन हो, गुण के साथ साथ उनके अंदर कुछ अवगुण भी होते हैं, जिनके कारण उस दर्शन को फिर सुधार किया जाता है उस दर्शन के अंदर। तो इसी प्रकार आदर्शवादी शिक्षा में यदि ये गुण थे तो उसके कुछ अवगुण भी, जो कि इस प्रकार हैं। डिमेरिट्स ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन, आदर्शवादी शिक्षा में दोष। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आइडियलिज्म आर एब्स्ट्रैक्ट, दे प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द आफ्टर वर्ल्ड यानी परलोक इंस्टेड ऑफ द रियल वर्ल्ड यानी कि लोक। आदर्शवाद के उद्देश्य अमूर्त हैं, ये बालकों को लोक की जगह, इस लोक की जगह परलोक के लिए तैयार करता है। इसलिए इसको इसका एक डिमेरिट या अवगुण कहा गया कि जब मनुष्य को रहना तो इस लोक में है तो उसको परलोक के लिए तैयार करने की क्या महत्ता है। इसके अतिरिक्त द फिजिकल वर्ल्ड हैज बीन इग्नोर्ड, इसमें भौतिक जगत को कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो आदर्शवादी शिक्षा में ये दोष रहे कि उसके उद्देश्य जो थे अमूर्त थे, जो कि क्लियर नहीं थे, मूर्त नहीं थे, और भौतिक दुनिया की उन्होंने अनदेखी की। तो इस प्रकार से dear students, that's all for today. In our next video we will get information about the western philosophy of realism. Dear students, आदर्शवाद के बाद अगली वीडियो में हम यथार्थवाद के बारे में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको अपने सवालों का उत्तर मिल गया होगा कि आदर्शवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षा का अनुशासन, शिक्षक कैसा होना चाहिए, छात्र कैसा होना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं, इसके क्या इसकी महत्वहीनता क्या है। तो हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स। इफ यू फाइंड माय एजुकेशनल वीडियो इंफॉर्मेटिव, please share it with your friends and benefit them too. Thanks a lot.